बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब हमें जाना था एक जगह पे नाश्ते पे, और जल्दी से अच्छी सी प्यारी सी मैंने शॉल निकाली। जब ये वाला वेदर होता है ना, मैं शॉल्स इस्त्री करके रख लेती हूँ, उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। आपने कुछ भी पहना हो उसको चार चांद लग जाते हैं। तो ये शॉल मेरी फ्रेंड ने मुझे इंडिया से ला के दी थी, और देखिए कितनी खूबसूरत शॉल है। तो आपके पास भी कहीं कोई मज़े मज़े की शॉलें पड़ी हुई हैं, अम्मी की, दादी की, नानी की, तो वो सब की सब निकालें और आजकल के वेदर में उन्हें ज़रूर ज़रूर ओढ़ें। ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ साथ ही हैं। कुछ अर्सा पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमने तो देखा है कि बाहर रहने वाले लोग बड़े बड़े कैंपिंग ट्रिप्स पे जाते हैं, दूर दूर तक रहने जाते हैं, आप वो सब काम नहीं करती। ऑनेस्टली वो सब काम करने के लिए ना मज़ा उसी वक्त आता है जब पूरी फैमिली साथ में हो। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह इस कदर डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट मसरूफियात हैं, किसी की पढ़ाई का दूसरा हिसाब है, किसी की जॉब का दूसरा हिसाब है। तो सारों को एक साथ इकट्ठे करके 4-5 दिन के लिए कहीं जाना हमेशा पॉसिबल होता नहीं है। दूसरा, यहाँ का मौसम आपको पता ही है। समर में अगर आप बिज़ी हैं तो ऑब्वियसली विंटर की छुट्टियों में आप कहीं नहीं जा सकते, जहाँ भी जाएंगे घर के अंदर ही बैठे रहेंगे। तो बस यही वजह है कि हम छोटी छोटी सी किस्तों में खुश होने में अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। जहाँ हमें दोस्त मिल जाएं, जहाँ मिल के बैठना मिले, बस वही काफ़ी है। पहले मुझे लगता था कि पूरा ग्रुप इकट्ठा हो तो बहुत मज़ा आता है। अब मैं कहती हूँ यार, दो फैमिलीज़ भी इकट्ठी हो जाए ना तो भी सही है। एटलीस्ट मुलाकात तो हुई। क्या ख्याल है आपका? आवाज भी आ रही है। The Flavor Express number 2007 is now arriving at platform number 12, London, UK, bridging the gap between cravings and pussy. यहाँ भी नाश्ता करने के लिए हम सब नहीं आए हुए, सिर्फ हुसैन हमारे साथ आया, और इतना खुश हुआ इस ट्रेन को देख के कि वाह, क्या अनोखी ट्रेन है जो सीधी भी चल सकती है और उल्टी भी चल सकती है, और आपको पूरियाँ भी देती है, जो कि जाहिर है हमारा फेवरेट नाश्ता है। अगर आप भी कहीं आसपास रहते हैं तो एक दफ़ा इस रेस्टोरेंट का चक्कर नाश्ते के लिए तो लगाया जा ही सकता है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आउटस्टैंडिंग नाश्ता था, बहुत ही अच्छा नाश्ता था, लेकिन ये ट्रेन वाला एक्सपीरियंस कम से कम बच्चों की हद तक बड़ा मज़ेदार था। यहाँ से बाहर निकले तो साथ ही शान फूड था। अच्छा, मुझे कनाडा में रहते हुए इतना ज़माना हो गया, मैं कभी शान फूड नहीं आई। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि शान फूड पे सब कुछ मिलता है, तो ऑब्वियसली हमारे शहर में भी हर चीज़ ही मिल जाती है देसी ग्रोसरीज़ में, तो ऑल द वे इतनी दूर आने का मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आता था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अब हाँ, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल इसकी बगल में था, तो मैंने कहा इसका चक्कर तो लगा ले। तो भाई शहतूत भी मिल रहे थे और खुबानियाँ भी मिल रही थी, मज़े मज़े की रंग बिरंगी चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी ब्रांड हर चीज़ अवेलेबल है। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में ही हैं। और तो और नाहिद अंसारी के मसाले भी अवेलेबल थे। और मुझे नहीं पता कि पिंक लोटों से क्या ऑब्सेशन है कनाडा में। यानी कि जिस दुकान पे भी जाओ ना तो गुलाबी रंग का लोटा मिलता है, और इस कलर का लोटा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर ये कनाडा ज़रूर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो मैं जब भी इस कलर को देखती हूँ मुझे इतनी हंसी भी आती है, तो समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ क्या ज़्यादती है। मुझे देसी स्टोर बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। वजह यह है कि ये मिक्स अचार की तरह है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। अब उसने अरबी कप्स भी रखे हुए होंगे कहवा के लिए, वो हमारी चाय कॉफ़ी के कप भी रखेगा, वो पिंक कलर के लोटे भी रखेगा, हमारे लिए हेड स्कार्फ भी होंगे, कुंडी डंडा तवा केटल कप प्लेटें, और तो और डेकोरेशन का सामान, हर चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वापस आ गए घर, और ये दिन है मेरा बहुत खुश होने का दिन। अच्छा, इस दिन मैं काम बहुत करती हूँ, और खुश मैं क्यों होती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि नेक्स्ट आने वाले 2-3 दिन मेरे बड़े फरागत के हैं। उसमें मैं कोई अपनी फ़िल्म देखूँगी, कोई किताब पढ़ूँगी, कोई घूमने जाऊँगी, कुछ और नहीं करूँगी तो एटलीस्ट लेटी ही रहूँगी। तो कोई काम नहीं करने को होगा। तो ये मील प्रेप डेज़ जिसमें मैं खाना बना लेती हूँ और मेरे अगले 1-2 दिन बहुत अच्छे से गुजरते हैं, वो मेरे लिए सबसे खुशी का बाइस होता है। यहाँ पे मैंने मेन्यू में प्लान किया था कि बोनलेस चिकन की हम कढ़ाई बनाएंगे, और साथ में हम बनाएंगे आलू फली। तो एक गोश्त का सालन, एक सब्ज़ी और एक दाल, ये आप बना लें तो मेरे ख़्याल में कि जिस किसी मिजाज का और जिस किसी टेस्ट बड का आदमी आपके घर में रहता हो, उसकी कहीं ना कहीं कोई क्रेविंग पूरी हो ही जाएगी। जिसको सब्ज़ी खानी है वो सब्ज़ी खाएगा, जिसे गोश्त खाना है वो गोश्त खाएगा।
जब भी मुझे मील प्रेप करनी हो मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करती, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ चीज़ें बनाती हूँ। वही प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, सारे के सारे मसाले डाले, कहीं पे सब्ज़ी डाल दी, कहीं पे गोश्त डाल दिया। गोश्त का पानी आप मुकम्मल तौर पे ज़रूर खुश्क कर लें, उससे फ़ायदा ये होता है कि आधे से ज़्यादा गोश्त तो उसमें पक जाता है, स्पेशली बोनलेस चिकन हो तो। और दूसरा ये कि ये इतना पानी नहीं छोड़ता पकने के दौरान कि फिर घंटों लग जाए। तो अब चिकन का पानी खुश्क हो गया, उसमें मैंने टमाटर और दही डाल के थोड़ी देर ढक के रखना है। तो बस थोड़ी ही देर में जो है वो ये तैयार हो जाएगा। आज मैंने सोचा थोड़ी डिफरेंट दाल बनाते हैं, तो दाल में भी मैंने प्याज फ्राई करके उसके अंदर दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके मसाला आपने भून लेना है। जब आप मसाले को भून लेंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर दाल डाल के कोई सी भी मसाले वाली दाल बना सकते हैं। मैंने मूंग की साबुत दाल और साथ में मसूर की दाल, ये दोनों दालें जो हैं वो मैंने मिक्स करके चढ़ाई हैं। आप चाहें तो किसी एक तरह की दाल भी बना सकते हैं, बस मैंने सोचा आज खट्टी दाल नहीं बनाते। और थोड़ी देर दालों को भिगो के रखें। तो बस फिर प्रेशर कुकर में तो आप समझ ही सकते हैं 5 मिनट का गेम है। मेरे घर में हरी चटनी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, इस वजह से क्योंकि बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। और मैंने नोट किया है किसी भी सैंडविच में, किसी भी बर्गर में इसको लगा के दे दो तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आई डोंट नो आप लोगों को हरी चटनी इतनी पसंद है या नहीं, पर हमारे यहाँ इसी तरह से है। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो मैं साथ साथ बहुत सारे काम कर रही हूँ। यानी आपने चटनी भी बना ली है, आपने आलू भी बॉईल किए हैं, दाल को भी आपने प्रेशर कुक कर लिया है। अब दाल को बघारूंगी मैं घी से, क्योंकि अब मैं घी लेकर आ गई हूँ ना, तो अब मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं प्याज और ज़ीरे से बघारूंगी, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। बघार बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप खड़े गरम मसालों का बघार भी लगा सकते हैं, आप मिर्चों का बघार भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे कढ़ाई ऑलमोस्ट डन है, इसके ऊपर मैंने एंड में लेमन डाला है। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। प्याज ज़रा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें एंड में मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। बस जैसे ही वो ज़रा सा कड़कड़ करेगा तो हमारा बघार रेडी है। मील प्रेप करने का फ़ायदा क्या होता है भाई? मील प्रेप करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई नई रेसिपी ट्राई करने के लिए बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। अगर कोई नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट है, कोई काम है, तो उसके लिए आपको खाने का कोई मसला नहीं है। आप लोगों को पता है यहाँ पे हमारी कोई हेल्प तो होती नहीं, बाज़ार से आप हर वक्त खाना मंगा नहीं सकते। तो अगर थोड़ा सा खाना आपके पास पड़ा हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हाँ, मुझे ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में मौसम का फ़र्क होता है, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम होते हैं, आप खाने पका के फ्रिज में नहीं रख सकते। मगर मैंने वहाँ भी अपने कज़न्स के घर में देखा है कि वो अपने कुक से 3-4 फैंसी किस्म के आइटम बनवा के डीप फ्रीज़र में डाल देती हैं। जब उनके यहाँ मेहमान आते हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होती कि अब हमने भाग भाग के खाना पकाना है। बस निकाला, डीफ्रॉस्ट किया, गरम किया और सर्व कर दिया। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। और मील प्रेप का मकसद ये नहीं है कि आप खाने ही पकाएं, आप कबाब बना सकते हैं, आप कोई मसाला बना के रख सकते हैं, आप आटा ज़्यादा गूँध सकते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो आपको आने वाले दिनों में आसानी देगी, वो सब मील प्रेप का ही पार्ट है, चाहे वो अदरक लहसुन का पीसना ही क्यों ना हो। ठीक है ना? जिन लोगों के पास हेल्प नहीं होती, उन्होंने किचन भी साफ़ करना है, उन्होंने कैबिनेट्स भी साफ़ करनी है, उन्होंने फ्रिज भी साफ़ करना है, तो ये सब रोज़ रोज़ खाना पकाना होगा तो ये सब काम कैसे होंगे? तो ऑब्वियसली आपको कोई तो स्केड्यूल बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे बहुत दिनों से कोई मुझे कह रहा था कि आप हमें नान बनाने सिखाएं, वो भी ख़मीर, दूध, दही, इन सब चीज़ों के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान में इन सब चीज़ों के बगैर ही नान बनते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, 3 कप मैदा लिया है और 3 कप नॉर्मल गंदम का आटा। उसके अंदर चीनी डाली है, नमक डाला है, बेकिंग सोडा डाला है और बेकिंग पाउडर। कोई ख़मीर नहीं डाला। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और उसके बाद नीम गर्म पानी से इसको मैं गूंद लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे और वो है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका और बेकिंग सोडा एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से आपका डो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें दही डाला है अपने शौक़ के लिए, लेकिन अगर आप दही नहीं डालेंगे तो यकीन माने रिज़ल्ट वैसा ही आएगा जैसे मेरे नानों का आया था। इसमें साथ ही मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है
और ये देखें आटा गूंद रहा है। मेरे पास मशीन है, आप हाथ से गूंदें, 5 से 10 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छा आटा गूंद के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप सब तजुर्बाकार ख़वातीन के लिए दिखा रही हूँ ये कि आप सबको आटा गूंदना आता है और आपको पता है कि ये कैसा आटा है। ना ये सख्त आटा है और ना ही ये सुपर सॉफ्ट आटा है। ये दरमियानी किस्म का आटा है जो कि नरम है। ठीक है, सख्त आटा आपने बिल्कुल नहीं गूंदना, इसके अंदर कोई ख़मीर नहीं डला हुआ है, तो ये साइज़ में डबल ट्रिपल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे तो आटा ज़रा ढल जाएगा। ढलने का मतलब आप उसे ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसके सॉफ्ट होने के लिए आप इसको फैला के थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए। घंटे भर में ये आटा तैयार हो जाएगा। उतनी देर में आप चाहें तो आलू उबाल लें। मैंने आलू पहले से उबाल के रखे हुए थे और उसको मैंने ठंडा किया है। आलू का बैटर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, आलू में बिल्कुल पानी ना हो। उसको मैश करें, उसके बाद उसमें अपनी मर्ज़ी से नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर सब कुछ डाल के उसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ काले वाले तिल। वैसे तो इसकी जगह आप कलौंजी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली काले तिल लेकर आई हूँ क्योंकि तिलों में बहुत हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है। मैंने आप सब ख़वातीन को कहा है कि अपना अपना ख्याल रखा करें। 1 चम्मच तिल सुबह शाम खाया करें। अगर किसी किस्म के इशू नहीं है तो आपकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाएगी। आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। ज़रूर इस तरह की चीज़ों को अपनी खुराक में इनकॉर्पोरेट करें। कितनी दवाइयाँ खाएंगे भाई, कितने वाइटामिन्स खाएंगे, कुछ ना कुछ हेल्दी ज़रूर ऐड किया करें। बस जी, यहाँ पे मैंने अपनी असेंबली लाइन बना ली है, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि चीज़ें बिल्कुल तैयार करके रख लें। वहाँ पे मैंने दूध रखा है, थोड़ा सा घी रखा है। घी की जगह आप ऑयल भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बटर भी रख सकते हैं और चाहें तो कुछ भी ना रखें। ये हमने नान पे लगाने के लिए रखा है। वैसे इससे आप 10 नान बनाएंगे तो बड़े-बड़े बनेंगे, लेकिन मैंने ज़रा छोटे साइज़ के नान बनाए हैं क्योंकि ये छोटे और मोटे होते हैं, तो मैं 12 नान बना रही हूँ। तो 6 कप से आप 12 नान बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल हिसाब है। नानों की फिलिंग बहुत आसान है। आपने पेड़ा लिया है, उसको थोड़ा-सा फैला दिया है और बीच में आप आलू का गोला रखें या जो भी फिलिंग आप करना चाहते हैं, किसी भी वेजिटेबल की फिलिंग हो सकती है। वो रख के उसको अच्छी तरह से जो है वो आप इस तरह से बंद कर दीजिए। बस कोशिश करें कि एंड पे ये अच्छी तरह सील हो, कहीं से फट के बाहर ना आ जाए। लेकिन अगर ये फट के बाहर आ भी जाएगा ना तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। एक दफ़ा फिर से देख लें। आपने आलू की फिलिंग सेंटर में रखी है और साइडों को थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हुए आप इस तरह से इकट्ठा करते जाएँगे तो वो खुद ब खुद एक पाउच बन जाएगा, एक छोटी-सी पोटली बन जाएगा और सब कुछ अंदर बंद हो जाएगा। अगर ये आपने बहुत छोटा पेड़ा लिया या बहुत पतला कर लिया इसको तो इसके फटने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। सही है। फट जाए तो ऊपर से और आटा लगा के उसका मुँह बंद किया जा सकता है। वैसे भी जब आप इसको बेलते हैं तो कभी-कभी फिलिंग की वजह से ये फट जाता है। उस स्टेज पे इसको सँभालना आसान है। लेकिन पेड़ा कोशिश करें कि बिल्कुल स्मूथ हो और उसमें किसी किस्म का सुराख ना हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आप रोल कर रहे होते हैं वो नीचे चिपक जाता है और उसकी वजह से वहाँ से आटा हट जाता है। अब आप चाहें तो आटे का छोटा-सा पीस इस पे लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया। मैंने उस पे ज़रा-सा खुश्क आटा लगाया और उसको तवे पे डाल दिया। कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखें कि इसके अंदर ख़मीर नहीं है तो ज़ाहिर है ये उस तरह का मोटा-मोटा सा नान नहीं बनेगा और ना ही इसके अंदर आपको सुराख करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग अवन में ही डायरेक्ट इसको दोनों साइड से बेक करते हैं, मगर वो मुझे बहुत ख़तरनाक लगता है। पहले एक साइड पे बेक करें, फिर वापस निकालें इसको, फिर इसकी साइडें पलटें। अवन इतना गर्म होता है, अक्सर हाथ जल जाता है। तो सबसे आसान और रिलायबल तरीका ये है कि आप तेज़ तवे पे इसके नीचे वाले हिस्से को पका लीजिए और ऊपर वाला हिस्सा जो है अब इसके ऊपर आप थोड़ा-सा दूध लगाएँ। दूध अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप पानी लगा सकते हैं। मैंने देखा है लोग दही और पानी मिक्स करके रखते हैं, वो भी लगा देते हैं। तो इससे बस फ़ायदा ये होता है कि ये ऊपर से सुपर ड्राई नहीं होते और इसके ऊपर जो भी चीज़ें आप लगाना चाहते हैं ना, वो आराम से चिपक जाती हैं। चूँकि मेरे आलू की फिलिंग की वजह से ऑलरेडी इसके अंदर 1-2 जगह पे सुराख हो गए हुए हैं, तो इसमें सुराख करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के लिए चाहते हैं तो कांटे की मदद से इसके ऊपर सुराख बना सकते हैं। ठीक हो गया। इनको आप मज़ीद छोटा और मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से फूलेंगे।
तो फिर वो बहुत मोटे नान बन जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि अंदर फिलिंग कम है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखे हैं और अभी आप देखिएगा जब ये तैयार होंगे तो ये अच्छे गुपलू गुपलू से नान होंगे। कुछ लोग ऊपर से इसके धनिया पुदीना भी लगाते हैं, आपकी खुशी के लिए मैंने भी लगा दिया है, पर नॉर्मली मैं लगाती नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तिल लगाती हूँ या कलौंजी। ये नान अवन में सिर्फ ब्रॉयल पे रहेंगे। ब्रॉयल क्या होता है, यानी कि जो सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल है जो मैक्सिमम पे चलती है, उसका कोई टेम्परेचर नहीं होता, वो एक ही तरह से चलती है। उसके नीचे आप इसको रखेंगे, इसमें नज़र रखेंगे, हार्डली 1 मिनट लगता है, ये ऊपर से ऐसे ब्राउन हो जाते हैं। इनको झटपट बाहर निकालिए, निकाल के इसके ऊपर बटर लगाइए, घी लगाइए, जो भी लगाना है, और आपके मज़ेदार किस्म के नान तैयार हैं। गर्मा गर्म इनको किसी डब्बे में रख दें ताकि ये सॉफ्ट भी रहें, गर्म भी रहें। सिंपल बात है, कोई पूरा अवन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अवन की छत पे जो ग्रिल होती है सिर्फ वो चलेगी, मैक्सिमम पे चलेगी, 1 मिनट में ये पक के बाहर आ जाएगा। अब सवाल आता है कि हमारे पास अवन नहीं है। अब अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई बात नहीं, नान बनाने से कोई आपको नहीं रोक रहा है। क्योंकि मुझसे स्पेशली कहा गया था इसमें दूध दही से इसे नहीं गूंदना है, तो मैंने नहीं गूंदा। मगर अगर आप सिर्फ अवन के बजाय तवे पे बनाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि इसमें ज़रा ज़्यादा दही डाल के गूंदें, उससे और मज़ेदार नान बनते हैं तवे के ऊपर। लेकिन ये देखें, मैंने आपके सामने तवे पे इसको बनाया है। पिछली साइड जैसे ही इसकी ब्राउन हुई, उसको मैंने पलटा के उस पर हल्का सा तेल लगा दिया है। इसको दोबारा से पलटा के इसके ऊपर थोड़े तिल विल लगा के आप थोड़ा और पकाएंगे तो ये तवे पे तैयार हो जाएगा। बस ये उस तरह से मोटा भी नहीं होगा जैसे अवन में हुआ है, और ना ही इसकी शक्ल वैसी होगी, मगर इसके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं है। इसके ऊपर जो ब्राउन मार्क्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, बस इतना फ़र्क है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। इसी तरह से सेम आटे से अगर आपके पास एक दिन पहले का कीमा पड़ा हुआ है, आप कीमे के अंदर नमक, मिर्च, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल के उसे खूब चटपटा बनाएं और कीमे वाला नान भी बना सकते हैं। इसको मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा मेकर में। आपके पास पिज़्ज़ा मेकर है, उसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद नीचे का हिस्सा जब इसका बन जाएगा, आपको लगेगा कि वो पक रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा दूध लगाइए, उसके ऊपर तिल लगाइए और पिज़्ज़ा मेकर बंद कर दीजिए। ये देखिए ये कितना फ्लफ़ी हो गया। सेम नान है मगर पकाने के मेथड से किस तरह से फ़र्क पड़ा। और नीचे से देखें कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी है। मैंने इसको उल्टा सिर्फ इसलिए किया कि इसके ऊपर कहीं कहीं ब्राउन मार्क्स आ जाएं ताकि वो नान का इफ़ेक्ट दें। बस ऊपर से लगाइए घी और ये नान भी तैयार हो गया। है ना सिंपल। मेरे पास बहुत दिनों से भुट्टे पड़े हुए थे, मैंने वो डाले अवन के अंदर, क्योंकि अवन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ था, तो हम क्यों वेस्ट करें अपनी एनर्जी। हमने अवन के अंदर डाले भुट्टे बनने के लिए, और जो बैटर आलू का बच गया था उससे मैंने फटाफट बना लिए कच्चे पक्के आलू के पराठे। जिन लोगों ने मेरे रमज़ान के प्रोग्राम व्लॉग देखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मैं इस तरह से पराठे बना के फ्रीज़ करती हूँ। तो देखें आपके सामने है, एक आलू के बैटर से आप कितने अच्छे तरीके से नान बना सकते हैं। घर में जो गूंदा हुआ आटा है उससे आप पराठे बना सकते हैं। इसी आलू के बैटर से आप आलू की टिक्कियाँ बना सकते हैं। नान आपके सामने है, इसमें आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अवन में बना है, कौन सा तवे में बना है, कौन सा पिज़्ज़ा मेकर में बना है। कोई नहीं पहचान सकता। और आप देखें कितने फ्लफ़ी और सॉफ्ट नान है। 20 मिनट्स में आपके भुट्टे भी तैयार हो जाएंगे। इनको आप निकालिए, ठंडा करें। देखें अवन कितना गर्म है, मेरा कैमरा बिल्कुल ब्लर हो गया, इतनी स्टीम है। तो जो लोग अवन के अंदर ही नानों को उल्टाना पलटाना करते हैं उनका बहुत हौसला है भाई, मैं नहीं हाथ जला सकती। तो इसलिए आधा काम तवे पे करें, आधा अवन में करें। तो पिछली दफ़ा बहुत लोगों को अफसोस हुआ था ताजीन के टूटने का। मैंने कहा मैं इस्तेमाल करके दिखा दूं ताकि सबको तसल्ली हो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल इस्तेमाल है, हम उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं थे तो मेरी तो नीयत ख़राब हुई। मैंने कहा मैं आराम से बैठ के भुट्टा खाऊंगी खूब मज़े मज़े से। उसके बाद जब सारे पराठे ठंडे हो गए तो बीच में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के उन्हें ज़िप लॉक बैग में बंद कर दिया। अब इसी तरह से इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जिसको आलू का पराठा कल नाश्ते में खाना होगा उससे मिलेगा आलू का पराठा। और नान देखें, दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए अवन वाले नान की शक्ल कैसी होती है और जो आप तवे पे बनाएंगे उसकी शक्ल कैसी होती है। आई होप कि मैंने इस शॉर्ट में दिखाया हो।
तो ये रहा वो तवे वाला नान, ठीक है। और इनके फ्लफ़ी होने में, इनके सॉफ्ट होने में कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल आप दूध और दही से गूँदे बगैर भी बहुत अच्छे नान बना सकते हैं, कीमे वाले, आलू वाले, गोभी वाले, मटर वाले, जो आपको पसंद है। मैंने अपने नान को खाने से पहले दोबारा खूब अच्छे से क्रिस्पी किया, साथ में एक गरमा-गरम कप मैंने बनाया चाय का और आराम से बैठ के इसको एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। मौसम बड़ा ही अच्छा था, सारे पत्ते सूख के बेचारे कदमों तले आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि अब तो ये पीले भी नहीं रहे, काले हो गए हैं। तो पौधे मुरझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ फूल हैं जो अभी तक अपने रंग दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मील प्रेप दिखाने का ये मकसद नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पका रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिले। मैंने ज़िंदगी में बहुत ऐसा टाइम भी देखा है जिसमें नाश्ते के टेबल पे ये तज़किरा होता था कि दोपहर को क्या खाएंगे, और दोपहर के टेबल पे ये परेशानी होती थी कि रात को क्या खाएंगे, और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इतनी फ़ास्ट है। आपके बच्चे अगर काम करेंगे, चाहे लड़कियां हैं या लड़के, इसी तरह से घर चलेगा, तो फिर खाना कौन पकाएगा? तो खाना पकाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मगर उसको प्रोडक्टिव तरीके से पका के अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि ये बोझ नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बचपन में 20-20, 25-25 रोटियाँ दोपहर में पकाते थे और शादी के बाद उन्होंने इनकार ही कर दिया कि हम कोई काम नहीं कर सकते किचन में, क्योंकि आपका बर्न आउट हो जाता है। तो बच्चों को अच्छी तरह से काम करना सिखाएं, टाइम मैनेज करना सिखाएं, और ये जब तक आप खुद नहीं करेंगे वो भी नहीं सीखेंगे। घर का खाना बेस्ट होता है और उसको बनाने के लिए बहुत एफ़र्ट चाहिए, इसको भी आर्ट ही समझें, ठीक है ना? तो बस आज के दिन मेरे पास वक्त था तो मैंने कबाबों का मसाला बनाया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई किया, और ये हैं ऑर्गेनिक ओट्स। ये बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपने बना के फ्रिज में रखे हुए हैं तो आप यकीन करें कोई बच्चा और आप भूखे नहीं रह सकते, चाहे खाना हो या ना हो। पानी और दूध डाल के आप इसे उबाल लें, खाली पानी में भी उबाल सकते हैं, इसमें चीनी नमक भी डाल सकते हैं। तो हम इन्हें उबाल के अच्छी तरह से पका के रख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर शहद, चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फिर चिया सीड्स, कोई से भी नट्स डाल के बहुत हेल्दी स्नैक, लंच, डिनर तैयार हो जाता है, बच्चों का नाश्ता तैयार हो जाता है। ऐसी चीज़ें खानी बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप पोरिज के ऊपर डाल के खाएं तो बड़े आराम से आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खा भी सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं। तो इसको मैं कहती हूँ कम खर्च बाला नशीन। आपका टाइम भी बचता है, आप बहुत ख़र्चा भी नहीं होता, बहुत इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते, और एक हेल्दी मील तैयार हो जाता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त फ्रिज में नान भी हैं, पराठे भी हैं, खाना भी है। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाएगा तो मुझे कोई तंगी परेशानी नहीं होगी उसकी खातिर तवाज़ु करने में। ठीक बात है ना? इसी तरह से बच्चों को लंच देने में मुझे कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब हाथ में टाइम है, मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत हेल्प है और आपको इस तरह के एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम नहीं चाहिए, तो प्लीज़ प्रोडक्टिव बनें। खाना बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। कुरान पाक की तफसीर पढ़ लीजिए, एक आयत को याद कर लीजिए, किसी पुराने दोस्त से फ़ोन पे बात कर लीजिए। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों आसानियाँ दे। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।